नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो अगर आपने चेक नहीं किए तो चैनल पर चले जाना। वहाँ पर बकायदा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें जितने भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं वो आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, तो चेक कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले वाले वीडियो में 5 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज 6वां क्वेश्चन करते हैं। और माध्यम में इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए अपन बैठे हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है कि अमित बॉक्ड ए टेबल। अमित ने एक टेबल खरीदी, मेज खरीदी। 4 आवर्स 200 रुपए, यानी कि नहीं 1200 रुपए। 4 आवर्स 1200 रुपए, यानी कि 1200 रुपए में एक टेबल खरीदी। स्पेंड 200 रुपए ऑन इट्स रिपेयर, उस पर 200 रुपए अपनी तरफ से उसके रिपेयर करने के लिए, मतलब तो ठीक करने के लिए लगाए। ही सोल्ड इट फॉर 1600 रुपए, उसे 1600 रुपए में बेचना चाहता है या बेचता है। हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, देखो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट और लॉस नहीं पूछा। अगर प्रॉफिट और लॉस पूछता तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर प्रॉफिट और लॉस बता देते। प्रॉफिट और लॉस का कैसे पता चलता है कि जो आपके पास विक्रय मूल्य है उसमें से अगर आप क्रय मूल्य निकालो, अगर आपके पास यहाँ पर राशि पॉजिटिव प्राप्त हो, धनात्मक प्राप्त हो, तब तो प्रॉफिट हुआ है। अगर यहाँ पर आपको राशि ऋणात्मक प्राप्त होती है तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ है, हानि हुई है। ठीक है, तो उस प्रॉफिट और लॉस का पता लगाने के लिए आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होता है। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होता है, लेकिन इसमें लॉस प्रॉफिट संख्या में नहीं पूछा, परसेंटेज में पूछा है। तो परसेंटेज जितना भी लॉस या प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर भाग दिया जाता है क्रय मूल्य का। जो परसेंटेज निकलता है लॉस और प्रॉफिट का वो क्रय मूल्य पर निकलता है, विक्रय मूल्य पर नहीं निकलता। तो सबसे पहले देखते हैं भी उसने कितना खर्चा कर दिया और कितने में बेचना चाहता है या बेचता है। सबसे पहले उसने खरीदा है, यानी कि उसका क्रय मूल्य है 1200 रुपए। उस पर उसने स्पेंड किए, लगाए, खर्च किए 200 रुपए। 200 रुपए उसने अपनी तरफ से खर्च कर दिए और उसका विक्रय मूल्य वो है 1600 रुपए। देख लेते हैं, ये तो उसने अपनी तरफ से लगाए और इतना इसको प्राप्त हुआ जब ये बेचता है, 1600 रुपए बेचता है। तो सबसे पहले इसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से घटाकर, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर प्रॉफिट और लॉस पता करते हैं। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा। विक्रय मूल्य इसका है 1600 रुपए। जो जितना भी इसने स्पेंड किया ना वो घटाएंगे। इसने किया है 1200 और 200, यानी कि 1400 रुपए अपनी तरफ से खर्च कर दिए इस पर। तो ये 16 में से 1400 के ये बच गए 200 रुपए, यानी इसको 200 रुपए का प्लस किया है तो प्रॉफिट हुआ है। अब इसने ये नहीं पूछा कि कितने रुपए का उसको प्रॉफिट लॉस हुआ, इसने पूछा परसेंटेज कितना है। तो हमें 200 को परसेंटेज निकालना पड़ेगा और जो प्रतिशत निकलता है चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट का हो वो निकलता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 1200 और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा 2 से 2 कट गया, 12 एकम 12, इसका अलग से भाग कर देते हैं। 200 के अंदर 12 का भाग, 12 एकम 12 बच गए 8, ऊपर सूत्र 0, 12 5 60, 12 छिकी 72 बच गए फिर 8। तो अभी इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। तो ये जो इसको लिखने का तरीका है, जो भी आंसर आया है उसको यहाँ पर, जो शेष पर बच गया उसको यहाँ पर, और जिसका भाग करें उसको यहाँ पर। ये घटेगा 4 से, ये घटेगा 6 से, ये घटेगा 2 से, ये घटेगा 3 से, यानी कि 16 सही 2/3 प्रॉफिट, 16 सही 2/3 ये इसको प्रॉफिट हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 140.75 गुणा 0.01 इक्वल है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, किसके बराबर है। तो ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं। जब भी आपको दशमलव वाली संख्याओं का गुणा या भाग करना होता है तो किस प्रकार से करते हैं वो देख लेते हैं। गुणा कैसे करना होता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। भाग कैसे करना होता है, जब भाग से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर देख लेंगे। तब तक के लिए इसको चेक करते हैं अभी इसका क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 140.75, इसका गुणा करना है 0.01। आपको मैंने बताया है कि जितने छोड़ के दशमलव है
आप जितनी जीरो वाली संख्या का भाग करते हो उतने छोड़ के दशमलव लगते हैं। तो यहाँ पर 2 छोड़ के दशमलव लगे हुए हैं, इसका मतलब इसमें कितनी संख्या वाला जीरो का, कितनी जीरो वाली संख्या का भाग गया होगा? 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो किस में होते हैं? 100 में। इसी प्रकार इसमें भी 2 छोड़ के दशमलव है, यानी कि इसमें भी 100 का ही भाग गया है। जैसे मैंने इनको भाग के रूप में वापस लिख दिया तो ऊपर वाली दशमलव हट गई। ऊपर मैं डायरेक्ट इसको 1 से गुणा कर सकता हूँ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने से पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये अभी भी 14,075 है, 14,075। जबकि बट्टे में जो 100 का गुणा 100 से हो रहा है तो यहाँ पर 1 के आगे 4 बिंदियां जुड़ जाएगी, है ना। 1 के आगे 1 2 3 4, जब भी जीरो वाली संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो जीरो बढ़ता जाता है। तो ये हो गए 1 के आगे 4 बिंदी, यानी कि हो गए 10,000। अब देखो 10,000 में कितनी बिंदियां हैं? 4, और जितनी बिंदियों वाली संख्या का भाग जाता है उतनी छोड़ के पॉइंट लगती है। तो इसमें अगर 4 बिंदियां हैं या 4 जीरो है तो इसमें 4 छोड़ के दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 दशमलव लगेगा यहाँ पर 1 और 4 के मध्य, बाकी चीजें सेम रहेगी, यानी कि 1.4075। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। मिलान कर लेते हैं, नहीं ये नहीं है, सी नंबर ऑप्शन 14075, ये हो गया इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। इन हाउ मेनी ईयर डज द सम ऑफ रुपए 1200 बिकम 1800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। देखो कितने सालों के अंदर जो योग है 1200 रुपए मूलधन है, उसका जो मूलधन है उस पर ब्याज लगते लगते कितने सालों में 1800 रुपए हो जाएंगे। दर दे रखी है अपने पास 5% पर एनम। एनम क्या दो, एनुअल क्या दो, यानी कि वार्षिक दर है ये। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले अगर राशि 1200 से 1800 हो रही है तो ब्याज कितना हुआ? 600। यानी कि अगर मूलधन, ये एक्चुअली मिश्र धन है, मिश्र धन जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्र धन जो है अपने पास 1800 है, मूलधन अगर 1200 है तो फिर ब्याज कितना है? तो ये जो प्लस 1200 है इसको इस तरफ लाके माइनस 12 कर देते हैं। 1800 पहले से, ये 1200 इस तरफ आगे माइनस के 1200 बराबर में ब्याज। ठीक है, तो 1800 में से 1200 गए, ये बच गए 600, और ये 600 रुपए क्या है? ब्याज। तो अपने पास ब्याज भी है, मूलधन भी है, दर भी है, समय का पता करना है। करते हैं पता। जो सूत्र होता है ब्याज का या सिंपल इंटरेस्ट का, वो होता है मूलधन दर गुणा समय बटे में 100। ब्याज जो है अपने पास वो है 600, मूलधन है 1200, दर है 5%, समय हमें ज्ञात करना है बटे में 100। ठीक है, इन दो बिंदी से दो बिंदी कट कर दो, 12 5 60 गुणा समय बराबर में है 600। ये जो 60 इस समय के गुणा में दूसरी तरफ आएगा तो भाग में आएगा। किसके भाग में आएगा? 600 के बराबर में समय, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, बच गया 10, यानी कि समय आ गया अपने पास 10 क्या? वर्ष। तो 10 वर्ष के समय में जो 1200 रुपए की राशि है वो 5% वार्षिक दर से 1800 रुपए हो जाएगी। तो अपना आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 10 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए वॉल, यानी कि कितने ईंटें रिक्वायर होंगी एक वॉल, दीवार के लिए। वॉल बोले तो दीवार, यानी कि एक दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। जो दीवार है वो 8 मीटर लॉन्ग है, यानी कि लंबी है, 6 मीटर ऊंची है और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक, मतलब चौड़ाई है, पतली कह दो या चौड़ाई कह दो। इफ यदि प्रत्येक जो ईंट है उसकी जो माप है 25 सेमी, 11.25 सेमी और इंटू 6 सेमी है, यानी कि जो दीवार जो है वो भी एक घनाभ के आकार की है और ईंट तो घनाभ के आकार की होती है। तो हमें पता करनी है कि इस दीवार के अंदर कितनी ईंटें लगेगी। तो हम सिंपली दीवार का आयतन ज्ञात करेंगे, उसमें ईंट के आयतन का भाग कर देंगे। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ध्यान ये रखा जाता है कि सभी का जो मात्रक वो सेम हो। जैसे यहाँ पर है, अगर हम दीवार के आयतन की बात करें, दीवार का आयतन, उसमें अगर हम ईंट के आयतन का
तो हमें पता चल जाएगा, भाग करते तो पता चल जाएगा कितने ईंटें आवश्यक होंगे हमारे लिए। सबसे पहले दीवार के आयतन, आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई है इसकी 8 मीटर गुना चौड़ाई है इसकी 6 मीटर गुना ऊंचाई हाइट है इसकी 6 मीटर और चौड़ाई है इसकी 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 8 मीटर लंबाई मीटर में है, चौड़ाई भी ऊंचाई भी मीटर में है, चौड़ाई जो है वो सेंटीमीटर में। सबसे पहले मात्रक सेम करना होता है, या तो इसको मीटर में बदलो, सेंटीमीटर में बदल दो, या इसको मीटर में बदल दो। तो अपन देखते हैं कौन सा अपने लिए सही रहता है। इसके अंदर भाग करेंगे हम ईंट के माप का या आयतन का, जो कि है लंबाई यानी कि 25 सेमी, ऊंचाई यानी कि 11.25 सेमी और जो चौड़ाई है वो 6 सेमी। ठीक है ना, ये विमाएं हैं इसकी। सबसे पहले मात्रक समान करते हैं। इस 8 मीटर, 1 मीटर जो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 8 गुना 100 और ये चेंज हो गया सेंटीमीटर में, गुना 6 इंटू मीटर यानी कि 6 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पर तो चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी किसमें है, सेंटीमीटर में। भाग ये सारे सेंटीमीटर में, इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं। 25 सेमी, 11.25 सेमी और 6 सेमी। सबसे पहले आप ये काम करो, ये जो भाग में सेंटीमीटर है इसको इससे काट दो, इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर को काट दो और इस सेंटीमीटर को इस सेंटीमीटर से काट दो। अब हमारे पास सिर्फ संख्याएं बची, उनको आपस में करते हैं। सबसे पहले आप देखें 6 से 6 को काट दिए। ठीक है, 6 से 6 को काट दिया, कटिया। यहाँ पर एक छोड़ के दशमलव है, एक छोड़ के दशमलव है। एक छोड़ के दशमलव कब लगता है, जब 10 का भाग जाता है, यानी कि इसके अंदर मैं 10 लिख सकता हूँ बट्टे में। 25 का पढ़ा अगर आप 9 तक पढ़ोगे तो 925 आता है, यानी कि 9 तक पढ़ा हमने पढ़ा। बट्टे में जो ये 10 है, इसने इस 100 की एक बिंदु को 0 काट दिया। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर आप देखो 2 छोड़ के दशमलव है, तो इसको यहाँ से हटाते हैं। 2 छोड़ के दशमलव यानी कि 100 का भाग गया होगा। ठीक है, अब अगर अपन देखें, अगर इसमें 5 का पढ़ा पढ़े तो 5 दूनी 10 बच गया, एक लगा 2 के 12, 5 दूनी 10, फिर वापिस फिर बच गए 2 लगा 5 के 25, यानी कि तो 5 से घटेगा 225 पर। और ये अगर 5 से काटे तो ये 20 पर कटेगा, 20 5 100। इसको अगर नेक्स्ट अपन 3 से काट के देखें तो 3 से काटें तो 3 7 21 बच गया, एक लगा 5 के 15, 3 5 15, यहाँ पर 3 कटे से कटेगा 9। इसको भी 3 से और काट देते हैं, 3 2 6 बच गया, एक लगा 5 के 3 5 15 और ये 3 1 3, यहाँ से पूरा कट गया। ये कट जाएगा 5 से, 5 5 25, 5 चौक 20। अब 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या बचा है अपने पास। यहाँ पर बचा है 8, गुणा में बचा है इसके 4, इसके गुणा में बचा है यहाँ पर 2 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सब कट गया। यहाँ पर 25 कट चुका, ये भी कट चुका, 6 भी कट चुका। बट्टे में 100 बचा है, यानी कि बट्टे में 100 बचा है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट कुछ नहीं बचा। ये जो बट्टे के अंदर बट्टा है 100, ये ऊपर चला जाएगा गुणा में। अब देखते हैं, 8 चौको 32, 32 दूनी 64 और 64 का गुणा 100 से ये हो गया 6400 और 6400 640 नहीं 6400, यानी कि हमें 6400 इंटू की आवश्यकता पड़ेगी उस दीवार को बनाने के लिए। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर आप इसको बार बार थोड़ा सा बेक करके देख लेना, इतना भी हार्ड नहीं है। और इस लेवल के अगर सवाल आते हैं तो इनको अगर आप कर पाओ तो बार बार एक प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो बाकी के सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें।